नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गुरु 0.2 पे। आज हम लोग करंट अफेयर्स का पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि हम लोग करंट सीरीज चला रहे हैं। कल स्टार्ट हो गया करंट सीरीज, आज इसका पार्ट 2 है। क्योंकि आगामी जितना भी एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाए। अभी जो भी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हो रहा है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिससे पूछा जा रहा है वह एडिटोरिया है। तो इसीलिए हम लोग इस का सीरीज स्टार्ट किए हैं, तो आप लोग इसका लाभ उठाइए। तो आज केंद्रीय बजट करेंगे हम लोग, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछता है हर एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसके लिए आज का टॉपिक को भी आई मार लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू करते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24। केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया। यह अमृतकाल में पहला बजट है। अब क्या है कि 1 फरवरी, आप लोग को पता है कि कुछ साल पहले से अब 1 फरवरी से पेश होने लगा है बजट। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश हुआ और अमृतकाल जो चल रहा है, हम लोग का आज़ादी का जो अमृतकाल हम लोग मना रहे हैं, उसका पहला बजट 2023-24 में आया है। अमृतकाल के विजन सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडों में 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 3 चीज़ पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पहला क्या है कि नागरिकों और विशेषकर युवा वर्ग जो हैं, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाना है उनके लिए। पहला यही है एजेंडा। दूसरा एजेंडा है कि विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना है। और तीसरा है बृहद आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना। ये 3 गो विजन है ये अमृतकाल के, इसको प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। आगे देखिए कि अमृतकाल जो भारत एट 100 तक की हमारी यात्रा के दौरान निम्नलिखित 4 मौका रूपांतकारी हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं हमारे लिए 4 मौका अमृतकाल में? तो पहला है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया जाएगा। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो चलाया गया, वो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 81 लाख स्वयं सेवक सहायता समूहों को बड़े उत्पादक उद्यमों में परिवर्तित करना है। जो दीनदयाल उपाध्याय योजना चल रहा है उसमें ग्रामीण आजीविका जो मिशन के तहत क्या किया जाएगा कि 81 लाख जो स्वयं सहायता समूह है उसको बड़ा उत्पादक उद्यमों से जोड़ा जाएगा, मतलब उसमें परिवर्तित कर दिया जाएगा। पहला यही है। दूसरा क्या है कि पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, इसके तहत क्या किया जाएगा? पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और जानकारी देना। जो पारंपरिक कारीगर हैं और शिल्पकार हैं, कितना ये भी होता है कि वंश के अनुसार उसका काम रहता है। अधिकतर ऐसे भी हैं समाज हैं जो वंश के अनुसार जो चला आ रहा है उसको पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रखते हैं। तो उसके लिए कह रहा है कि उसके लिए अब वित्तीय सहायता भी दिया जाएगा। बहुत सारा ऐसा कार्य है जो चला, बढ़ाई के कार्य होता है, नाई का कार्य होता है, ये सब होता है ना कि जो पारंपरिक। ऐसा ही नहीं है, जो भी कितने का ये भी होता है कि कोई खास बिजनेस को किया हुआ है और अगला पीढ़ी वही बिजनेस को आगे बढ़ाते जाता है। तो उसके लिए क्या होगा कि सरकार पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान के तहत क्या करेगी कि उसको वित्त प्रदान करेगी और कौशल प्रशिक्षण देगी और जानकारी उसके बारे में प्रशिक्षण और जानकारी देकर उसको कौशल में वृद्धि करेगी। तीसरा क्या है कि पर्यटन में अपार संभावनाओं का उपयोग करना। अभी हाल ही में G20 का जो बैठक हुआ नई दिल्ली में, उसमें भी पर्यटन पर इतना जोर दिया गया कि भारत का जो भी विविधताओं का देश बोला जाता है, तो भारत में जितना भी पर्यटन के तहत चीज़ें आती है, जैसे खान पान हो गया, यहाँ का जो भी विशेषता हो गया, यहाँ का जो भी इतिहास है, क्या क्या है, सभी को वहाँ पे चित्रित किया गया और दर्शाया गया और वहाँ पे अवेलेबल करवाया गया ताकि लोग
जो विश्व मीडिया है वो यहाँ पे आए और इसको देखे और पूरा विश्व में इसका प्रचार हो। तब पर्यटन में अपार संभावना को उपयोग करना, ये भी इसका लक्ष्य है। हरित विकास, जो कि विविध क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग और हरित रोजगार सुनिश्चित करना, ये भी इसका यहाँ पे एम है भारत सरकार का। केंद्रीय बजट 22-23 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय जो बजट पेश किया गया 23-24 में, उसमें कहा गया कि जो भारत का आर्थिक बजट है वो 7%। आर्थिक विकास दर कितना? 7% है। किसके अनुसार? तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार। कुल इस जो ये बजट पेश किया गया वो टोटल 45.03 लाख करोड़ का बजट था। बजट का आकार कितना था? 45.03 लाख करोड़। इसको राउंड फिगर में बस 45 लाख करोड़ भी याद रख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला आंकड़ा काफ़ी छोटा है, तो 45 लाख करोड़ भी याद रखिएगा। ऐसे पूरा एकदम ओवरऑल में 45,397 करोड़ का बजट पेश किया गया। इसमें कुल प्राप्तियां का अनुमान लगाया गया है वो 45,03,097 करोड़ है, जिसमें से राजस्व प्राप्ति कितना? तो 26,32,281 करोड़ राजस्व प्राप्तियां से, और कैपिटल से कितना? पूंजीगत प्राप्ति से कितना? तो 18,70,816 करोड़ ये पूंजीगत प्राप्तियों से अनुमान लगाया गया है। कुल खर्च का अनुमान कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च? तो राजस्व खर्च पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जानते हैं राजस्व खर्च, तो वो 35,02,136 करोड़ राजस्व खर्च, और पूंजीगत खर्च कितना? तो 10,09,61 करोड़ क्या होगा? पूंजीगत खर्च। विभिन्न घाटा देख लीजिए 2023-24 का बजट के अनुसार विभिन्न घाटा। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9%, ये हो गया राजकोषीय घाटा। राजस्व घाटा जीडीपी का 2.9%। प्रभावी राजस्व घाटा ये सब पूछता नहीं है, इसके लिए इसको स्किप करते हैं हम लोग। इसको देख लीजिएगा, राजकोषीय घाटा 5.9%, और इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक हो जाता है प्राथमिक घाटा 2.3%। आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग कोशिश करेंगे छांटने का भी, क्योंकि कम पढ़िए लेकिन इतना पढ़िए तो दिमाग में सेट हो जाए, और ज़्यादा भी दिमाग में भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्राथमिकता समावेशी विकास के बारे में जानेंगे हम लोग। कृषि एवं सहकारिता। कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमी को एग्री स्टार्टअप्स खोलने में प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड मतलब कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी। युवा उद्यमियों के लिए 2200 करोड़ रुपए की लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा किया गया है। इसमें खर्च कितना आएगा? 2200 करोड़ रुपया खर्च आएगा, और कार्यक्रम का नाम रहेगा आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध। उद्देश्य इसका क्या है कि उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य, किसका उद्देश्य? आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध का। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री अन्न नाम बजट भाषण में लिया। श्री एक नाम लिए निर्मला सीतारमण जी ने, श्री अन्न। तो ये जो श्री अन्न है मोटा अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए, इसके लिए ये भाषा को ये वर्ड को प्रयोग किया गया, श्री अन्न। ठीक है, जहाँ पे देखिएगा श्री अन्न समझ आइए कि मोटा अनाज से संबंधित है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान
हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। अभी जो G20 का बैठक हुआ उसमें जो रात्रि भोज हुआ था, जो डिनर में सब जितना भी दिग्गज नेता लोग जुटे थे एक साथ डिनर के लिए, वहाँ पे भी मोटा अनाज से बना व्यंजन ही परोसा गया था, ताकि इसको वैश्विक तौर पे एक्सेप्ट करके और इसका प्रचार प्रसार किया जाए और इसकी गुणवत्ता क्या क्या है सब बताया गया था वहाँ पे। 600 करोड़, यहाँ पे देखिए 6000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य है मछली पालकों, मत्स्य विक्रेताओं और सूक्ष्म उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना। पीएम मत्स्य संपदा योजना के एक नया उप योजना भी शुरू किया गया, उसमें से खाते 6000 करोड़ रुपया मछली पालक और मत्स्य विक्रेता, सूक्ष्म लघु उद्योग को इसमें अधिक सक्षम बनाना है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य रखा गया है। अगर आप पशुपालन करते हैं, डेयरी उद्योग से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं या मत्स्य क्षेत्र में आप इससे जुड़े हुए हैं, तो आपको जितना भी लोग हैं उनके लिए 20 लाख करोड़ रुपए ऋण का व्यवस्था किया गया है। ये सब मत्स्य पालन के लिए, पशुपालन के लिए और डेयरी उद्योग के लिए। स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कौशल वर्धन। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। हाल ही में जो कोविड आया था, तो कोविड से एक सबक लिया गया कि कम से कम हॉस्पिटल दुरुस्त होना चाहिए, ताकि वो जो हाहाकार मचा था वैसा नहीं आवे, कोई भी पैंडेमिक हो उससे हम लोग निपट सके। इसके लिए कई मेडिकल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज भी खोले जा रहे हैं और दवा निर्माण क्षेत्र में हम लोग तो आत्मनिर्भर लगभग बन चुके हैं, बस रॉ मटेरियल पे निर्भर है अदर कंट्री का। तो और दवा बनाने में भी हम लोग टॉप पे आ गए हैं। तो इसी के तहत कह रहा है कि 157 नए नर्सिंग कॉलेज भी खोले जा रहे हैं, इस बजट में दिया गया है। वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत किया गया है। मतलब सिकल सेल एनीमिया है, एनीमिया का एक रूप है सिकल सेल, उसको 2047 तक भारत को ख़त्म कर देना है। तो इसके लिए प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन किया जाएगा। 0 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना किया जाएगा। फार्मास्यूटिकल अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत किया जाएगा। अब प्राथमिकता 2 क्या क्या है जिससे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जा सके। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए सरकार ने 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करेगी, ताकि एकदम सूक्ष्म लेवल पर कार्य को किया जा सके। विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीबीजीटी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। अभी हम लोग कर रहे हैं केंद्रीय बजट। अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में 3800 अध्यापक और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी। कितना जनजातीय छात्र के लिए? 3.5 लाख जनजातीय छात्र के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल 740 और अध्यापक की नियुक्ति 38,800। यहाँ पे ये पूरा ओवरऑल में सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ही हो जाता है कि एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल संबंधित है, तो हो जाता है जनजातीय छात्रों के लिए। ठीक है, यही पूछ देगा एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको VVI कर लीजिएगा। क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है तो उसमें जनजाति से भी क्वेश्चन काफ़ी आता है। तो एकलव्य मॉडल स्कूल जनजातीय छात्रों के लिए।
कर्नाटक के सूखा प्रबंध मध्य क्षेत्र में संग्रहणीय सूक्ष्म सिंचाई तथा पेयजल की सुविधा मुहैया कराने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। मतलब ऊपरी भद्रा परियोजना कहाँ? तो कर्नाटक में। ऊपरी भद्रा परियोजना कर्नाटक में। पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय में 66% की वृद्धि कर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया जाएगा। मतलब पीएम आवास योजना है ना, उसमें इस बार 79,000 करोड़ रुपया अधिक आएगा। इसके लिए मतलब बजट में आया कि आपकी 66% की वृद्धि कर दिया गया है, क्योंकि इस महंगाई बढ़ चुका है तो इससे भी वृद्धि करना पड़ेगा। तो अब की बार 79,000 करोड़ आया है पीएम आवास योजना के लिए। भारत साझा पुरालेख निधान, जिसको भारत श्री भी कहते हैं, इसमें क्या है? यह एक प्रकार का डिजिटल पुरालेख पांडुलिपि संग्रहालय है। इसके प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करके इसमें स्थापित किया जाएगा। जेल में बंद निर्धन व्यक्तियों जो जमानत राशि व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा इस बजट में किया गया है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो निर्धनता के वजह से अपना बेल नहीं करवा पाते और जमानत नहीं कर पाते, तो उसके लिए वित्त प्रदान करने की घोषणा किया गया है इस केंद्रीय बजट जो अभी पेश किया गया 23-24 का, उसमें। प्राथमिकता 3 में क्या है भाई? तो प्राथमिकता 3 में है अवसंरचना और निवेश। अवसंरचना और निवेश। अवसंरचना निवेश में तेजी लाने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए 1.3 लाख करोड़ रुपए बढ़े परिव्यय के साथ राज्यों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को और 1 वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, कितना वर्ष ब्याज मुक्त राज्यों को मिलेगा? 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। किसको? राज्यों को। किसके लिए? अवसंरचना में तेजी लाने के लिए। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया है, जो अब तक के रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक राशि का आवंटन है। रेलवे को सुदृढ़ीकरण करने के लिए, आधुनिकता प्रदान करने के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है वर्तमान सरकार। इसके लिए 2.40 लाख करोड़ दिया गया है, इसके पूंजीगत निधि में प्रदान किया गया है इसके लिए, ताकि इसको सुदृढ़ और किया जा सके और इसको आधुनिकीकरण प्रदान किया जा सके। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनर्द्वार किया जाएगा। शहरी अवसंरचना विकास कोष में क्या है? इसकी स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आए ऋण की कमी का उपयोग के माध्यम से होगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। किसका? शहरी अवसंरचना विकास कोष का। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। इसका उपयोग टियर 2, टियर 3 शहरों में अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सरकार प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपए धनराशि उपलब्ध करवाएगी प्रति वर्ष, ताकि शहर और भी विकसित हो सके और जो अर्ध शहरी क्षेत्र है उसके लिए भी यहीं इसी से कार्य होगा, ताकि अर्ध शहरी है उसको भी डेवलप किया जा सके। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए ऑयगॉट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए। ऑयगॉट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म। देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। राष्ट्रीय डाटा शासन नीति किसके लिए लाई जाएगी? तो स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए। न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए
7,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू किया जाएगा। एमएसएमई के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास वन लाया जाएगा। विवाद से विश्वास फर्स्ट लाया जाएगा। किसके लिए? एमएसएमई में जो भी संविदा निष्पादन है उसको सरल बनाने के लिए। संविदा निष्पादन मतलब उसको दूर करने के लिए जो सरल बनाने का क्या क्या प्रक्रिया हो सकता है, इसके लिए विवाद से विश्वास वन लाया जाएगा। सरकार और सरकारी उपक्रमों में संविदागत विवादों के सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों के निपटान के लिए विवाद से विश्वास 2 लाया जाएगा। एमएसएमई बड़े व्यवसायों और चैरिटेबल ट्रस्टों को उपयोग के लिए एक निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। किसके लिए? एमएसएमई और बड़ा व्यवसाय और चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए लाया जाएगा निकाय डिजी लॉकर। पहचान और पते के अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी। इसमें डिजी लॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे कि 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन कैसे विकसित हो इसके लिए। नेक्स्ट, व्यापारिक सुगमता को बढ़ाने के लिए 39,000 से ज़्यादा अनुपालकों को कम किया गया और 3400 से अधिक विविध उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया। बहुत बड़ा पहले सरकार के द्वारा ये 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया। अब प्राथमिकता 5 के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यह है हरित विकास। 5वां प्राथमिकता सरकार का इस बार क्या है? 5वां में है हरित विकास। पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए लाइफ शुरू किया गया था, जिसकी चर्चा बजट भाषण में किया गया है। लाइफ शुरू किया गया था किसके लिए? पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के लिए एक आंदोलन लाइए आप लोग लाइफ के तहत, ताकि पर्यावरण सुदृढ़ हो सके। 19,700 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले लाया जाएगा। इस मिशन की मदद से जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करके 2030 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। एक और है, लद्दाख से 13 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा के निष्पादन और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली 20,700 करोड़ के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। PM परिणाम के तहत क्या किया जाएगा? तो रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग और इसके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों का प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। अब रासायनिक उर्वरक जितना कम से कम दीजिए, संतुलित दीजिए, मात्रा में ही दीजिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वैकल्पिक उर्वरक का उपयोग कीजिए। उसमें भी ऑर्गेनिक का उपयोग काफ़ी बल दिया जा रहा है। आगे देखिए मिलवे करेगा। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सिंग धन नामक योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। 500 नया संयंत्र स्थापित किया जाएगा, वो अपशिष्ट से आमदनी करेगा, अगले 3 वर्षों में सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी सरकार अगला 3 वर्ष में। मैंग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल मिट्टी की शुरुआत किया जाएगा। मिट्टी किस संबंधित है? तो मैंग्रोव
पौधारोपण से संबंधित है? मिट्टी। मैंग्रोव सबसे ज़्यादा कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी में का रीजन है, वहाँ पे पश्चिम बंगाल का तट है, बंगाल की खाड़ी की तरफ, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंग्रोव है इंडिया में। सेकेंड नंबर पे गुजरात के तट पर है सबसे ज़्यादा मैंग्रोव, याद रखिएगा आप लोग। अगले 3 वर्षों में सरकार अमृत धरोहर योजना के माध्यम से आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी। प्राथमिकता 6 क्या है? तो युवा शक्ति। युवा शक्ति है प्राथमिकता 6 में, क्योंकि युवा शक्ति मिलेगा तब देश प्रगति करेगा। तो अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं और कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू किया जाएगा। इस योजना में इंडस्ट्री 4.0 जैसे कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग इत्यादि नए युग के पाठ्यक्रमों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। किसके तहत? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत ये भी जो आधुनिक जो पाठ्यक्रम शामिल किया जाएगा। क्या क्या शामिल किया जाएगा? तो कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ये सभी को शामिल किया जाएगा इस बार सिलेबस में। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में जान लीजिए। तो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा। जिसमें निम्नलिखित लक्ष्य हैं। क्या क्या लक्ष्य हैं? मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, MSME सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं का सुलभता सुगम करना। अखिल भारतीय, यहाँ पे देखिए, अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्तिका सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र शुरू किया जाएगा। आगे देखते हैं। चुनौती मोड के माध्यम से चुनौती यहाँ पे पर्यटन हम लोग देख रहे हैं ना। चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कम से कम 50 पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। देखो अपना देश पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशल वर्धन और उद्यमिता विकास में समन्वय स्थापित किया जाएगा। थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना की चर्चा बजट भाषण में किया गया है। स्वदेश दर्शन योजना की चर्चा इसमें किया गया है ताकि जो थीम आधारित पर्यटन सर्किट है उसको विकास किया जा सके। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढांचों को विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये सीमावर्ती गांव के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना सीमावर्ती गांव के लिए। राज्यों के उनके स्वयं के एक जिला उत्पाद GI उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उसकी बिक्री करने के लिए अपने अपने राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर एक यूनिटी मॉल स्थापित किए जाएंगे। आप जान रहे हैं कि अभी एक जिला और एक उत्पाद कौन चलाया है? तो यूपी सरकार ने चलाया है एक जिला एक उत्पाद। तो उसी के तहत पे यहाँ पे अब क्या है कि सभी राज्यों को बोला गया है कि एक जिला एक उत्पाद और GI टैग जो आपके राज्य में जिस भी चीज़ों को GI टैग प्राप्त है उस सब उत्पाद और भी जो भी हस्तशिल्प उत्पाद है उसको बढ़ावा देने के लिए किया और उसको बिक्री के लिए क्या कीजिए कि आप अपने राजधानी में या वैसा पर्यटन क्षेत्र है आपका, पर्यटन केंद्र है कोई शहर आपका, तो वहाँ पे एक यूनिटी मॉल स्थापित कीजिए ताकि ये सबको बढ़ावा दिया जा सके और ये सबसे जुड़े हुए जो लोग हैं उससे उनका आमदनी को बढ़ाया जा सके। इसके लिए यूनिटी मॉल की स्थापना आप अपने राज्यों में कीजिए। ये केंद्र सरकार द्वारा ये वित्तीय वर्ष में ये बजट में कहा गया है।
प्राथमिकता 7 क्या है? वित्तीय क्षेत्र। अंतिम प्राथमिकता यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये वित्तीय क्षेत्र के बारे में है। तो वित्तीय सहायता सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी भंडार के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना किया जाएगा। इससे होगा क्या, इसके तहत और थोड़ा जानिए। इससे ऋण का कुशल प्रवाह संभव होगा, ऋण का कुशल प्रवाह संभव होगा और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए GIFT IFSC में उनके डाटा दूतावासों की स्थापना किया जाएगा। कंपनियों के त्वरित रिस्पांस के लिए एक केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा। किसके लिए केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा? कंपनियों के त्वरित रिस्पांस के लिए। वर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान के लेन देन में 76% की और मूल्य में 91% की वृद्धि हुई। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 1-2 वर्ष की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना महिला समान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा जो है 15 लाख रुपया पहले था, अब है कि वरिष्ठ नागरिक अब 30 लाख रुपए तक रख सकते हैं। ठीक है। तो केंद्रीय बजट 2023-24 टू द पॉइंट हम लोग कल करेंगे, बजट का टू द पॉइंट, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और जितना भी था हो चुका। अब यहाँ पे क्या है कि टू द पॉइंट सिर्फ करना है केंद्रीय बजट का। तो इसको हम लोग अगला एक सेपरेट क्लास में अगला कल मॉर्निंग में ही इसको कर लेंगे। आज शाम को आएगा बिहार बजट कह रहे हैं, आज शाम को बिहार करेंट अफेयर्स आएगा, क्योंकि कल भी बिहार करेंट अफेयर्स कल से ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उसमें साउंड प्रॉब्लम आ गया। तो उसके लिए अब नए तरीके से आज फिर उसको अपलोड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।